मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं स्वाति प्रिया एमकॉम 2020 से 22 की छात्रा रोल नंबर 158 आपके समक्ष नई शिक्षा नीति विषय पर कुछ कहने के लिए उपस्थित हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, शिक्षा किसी देश की दिशा और दशा है। शिक्षा वह माध्यम है जो किसी मानव को मानव संसाधन के रूप में विकसित करती है। जन्म तो सही लेते हैं, लेकिन what I have to do, what to do, how to do, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितनी क्षमता के साथ करना है, हम क्या कर सकते हैं, यह बताने का काम, हमें एक तीसरी आंख प्रदान करने का काम कर रही है शिक्षा नीति। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमारे भारत में तो शुरू से शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन आजादी के बाद शिक्षा को पूरे देश में एक ढंग से लागू किया जाए, इसके लिए सबसे पहले बार देश में 1968 ईस्वी में 1968 में एक पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी, तैयार की गई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में 86 में तैयार की गई, जिसमें कुछ संशोधन 1992 में किए गए। और आज लगभग 34 सालों के बाद 2020 में एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई है, जिसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं, जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हमारी शिक्षा पे हमारा 4.46% लगभग जीडीपी का एक्सपेंड होता था, और वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्च करती थी। ये हमारा टारगेट था, लेकिन हम इसको अभी तक अचीव नहीं कर पाए थे। लेकिन इस चीज को अब जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल वो भी हमारी समझ से वो भी कम है। विदेशों के बहुत छोटे छोटे नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों से तुलना करें, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन इतना टारगेट रखा गया कि उसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसके लिए 6 पॉइंट लगाए गए हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन, लैंग्वेज, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इसके इम्प्लीमेंटेशन पे बल दिया गया। ये 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे ये पूरी की पूरी शिक्षा नीति हमारी बेस है। इन 6 पॉइंट्स पे ध्यान में रखते हुए हमारा ये काम किया जाएगा। अगर हम सबसे पहले मॉडल की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, 2015 में एक कमेटी तैयार की गई थी। उन्होंने 2017 में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर 2019 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। लगभग 400-450 पेज का वो ड्राफ्ट था। उस ड्राफ्ट के आधार पे हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लगभग 6500 ब्लॉक, 400 समथिंग डिस्ट्रिक्ट, इनसे सारे स्टेट जो भी है, सबसे एक सुझाव मांगा गया, और उस सुझाव के बेस पे उनको लागू करते, उनको ध्यान में रखते हुए उस ड्राफ्ट के आधार पे 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा हमारे इसमें कर दी गई। मैंने एक्चुअली कंटेंट एचआरडी के पेज से, वेबसाइट पे 66 पेज के लगभग का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है, वहां से लिया है, और ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन एक संक्षिप्त में बता रही हूँ। तो वहां से इसको लागू किया गया। इसमें शिक्षा को 2040 तक पूर्णतः ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई, कि अभी जो हमारी शिक्षा है, इसकी दिशा और दशा को, पुरानी चीजों को, पुरानी अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए नई चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए हमारी शिक्षा को ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसमें टारगेट था, जैसे कुछ टारगेट इसके थे कि 2025 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों तक पहुंचाया जाए। दूसरा था, टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है, ये 30:1, 30 और 1 के अनुपात में 30 बच्चों पे एक शिक्षक कम से कम होने चाहिए, जो अभी हमारे देश में हर स्कूल में ये संभव नहीं हो पाया है। तीसरा था, इसमें कुछ पॉइंट्स थे जिसमें फोकस किया गया था, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीच, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमारे दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंटेशन, अर्थमेटिकल एनालिसिस, गणितीय चिंतन, पर्यावरण संरक्षण, ऑर्गेनिक लिविंग, इन सब पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवता, इन सारी चीजों को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, इन सारी चीजों पे फोकस किया। ये हमारी इस शिक्षा नीति का एक टारगेट पॉइंट था। इसमें जैसे मॉडल की अगर बात करें तो 10+2 मॉडल को 5+3+3+4 के मॉडल से रिप्लेस कर दिया गया। इसमें जैसे 10th तक अभी तक हम लोगों ने सबने एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा है, 10th के बाद 10+2 में हम लोगों ने सब्जेक्ट चूज किया। अब हम लोगों को ये ऑप्शन दिया गया कि 9th से ही हम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 हम अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अगर इसकी बात करें, आप अगर पहले स्टेप में देखें तो 3 से 8 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उनको हम फाउंडेशनल स्टेज में रखेंगे।
साल दिया गया है जिनको फाउंडेशन स्टेज कहेंगे, जिसमें जिसको आंगनबाड़ी लेवल कह सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में तो होता था पहले, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता था। इसको अब ECCE के माध्यम से इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे जो 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको हम प्ले के जैसे, किंडरगार्टन प्ले के जैसे हम उनको पढ़ाएंगे, खेलते खेलते भी उनको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। जो चीजें हैं डेली के इन्वायरमेंट से जोड़ेंगे, उनके माँ बाप अगल बगल की जो चीजें हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और 5-6 साल 7 साल जो होगा वो हमारा क्लास 1 और 2 के लिए होगा। दूसरा लेवल होता है प्रेपरेटरी लेवल, जो 3 साल का होगा, 3 से 5 साल के लिए। इसमें भी अपनी पसंद की कुछ चीजों को चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया, जैसे कंप्यूटर चूज कर सकते हैं, सिलाई, ट्रेनिंग, गेमिंग, स्पोर्ट्स, एनीथिंग। एक एक्स्ट्रा चीज हम रख सकते हैं जिसकी मदद से हम आगे उस चीज को इम्प्लीमेंट करें, आगे हम बढ़ सकें। तीसरा जो स्टेज होगा वो मिडिल स्टेज होगा, जो 3 साल का होगा, 6 से 8 कक्षा के लिए होगा। और चौथा जो होगा हमारा सेकेंडरी स्टेज होगा, जो 4 साल के लिए होगा, 9 से 12, जिसमें 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे होंगे। सॉरी, मैंने ये मिडिल लेवल को मैंने प्रिपरेटरी में ही बोर्ड कर दिया था, ये मेरा गलत हो गया, सॉरी। इसमें हम जो हमारा ये सेकेंडरी स्टेज होगा, इसमें हमें सब्जेक्ट चूज करने का पूरा मौका दिया जाएगा। पहले जो था ये 6 से 14 साल स्कूल एज थी, इसको बढ़ा के 3 से 18 साल स्कूल का एज कर दिया गया है। इसके लिए एक इसमें ड्रॉप पॉइंट, मैं साथ ही ड्रॉप पॉइंट्स लेके चलती हूँ, ड्रॉप ऑफ बैक्स जो भी है। जैसे इसमें ECCE की बात करेंगे, इसमें आंगनबाड़ी की बात करेंगे, तो अगर ये प्राइमरी जो सबसे स्टार्टिंग लेवल जो दिया गया, अगर इसमें देखें तो अभी जो हमारे देश में आंगनबाड़ी की स्थिति जो है और जितनी संख्या में हमारे देश में अभी आंगनबाड़ी है, हमें नहीं लगता कि ये चीज इतनी इजीली, वैसे तो अभी ये NEP लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर लागू होता भी है, 2040 तक इसका लक्ष्य रखा गया, फिर भी हमें नहीं लगता कि ये चीज इंप्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी स्तर के जो भी सेविकाएं, सहायिकाएं या जो भी सुपरवाइजर से जो भी है, उनमें ना तो वो ट्रेंड है, ना तो उनमें एजुकेशन का वो लेवल है, वो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कुछ लक्ष्य रखा गया है, जैसे लक्ष्य रखा गया है कि जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है वो अगर 10+2 है तो उनको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर उनका 10+2 से कम का डिग्री है तो उनको 1 साल का डिप्लोमा करवाया जाएगा। ऐसे लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी ये अचीव होने में वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे देश में सरकार किस स्पीड से काम करती है, इससे हम लोग वंचित हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोर्ड्स की अगर बात करें, तो बोर्ड्स में अगर आते हैं तो 10th और 12th में जो बोर्ड था उसके वेटेज को कम कर दिया। पहले ये बच्चे 10th और 12th में प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाली बात होती थी हमारे देश में, इस चीज को अब कम करने की बात की गई है। इसमें साल में 2 बार भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, और इसमें हम अपनी लेवल के अनुसार, अगर हमारा मैथ्स कमजोर है तो उसमें 2 दिया जाएगा। आप एडवांस लेवल चूज कर लो, आप नॉर्मल लेवल चूज कर लो, आप जो लेवल चूज करते हो आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। इसके वेटेज को ये नहीं कि 12th में जो एग्जामिनेशन होगी उसी बेस पर नेक्स्ट एडमिशन होगा या कुछ ऐसा, इसके वेटेज को बिल्कुल कम किया गया है। इससे बच्चों में नर्वसनेस कम होगी, बच्चों में हिचक कम होगा। इसके बाद अगर सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट को हम आगे के लेवल में अगर देखें, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे कि सब्जेक्ट को मिक्सअप करने की बात करेंगे। पहले था कि साइंस वाले हैं तो साइंस से रिलेटेड चीजें ही, फैकल्टी में साइंस है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आप अगर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप ह्यूमैनिटीज कोई भी मल्टीडिसिप्लिनरी करते हैं, आप इसको मिक्स कर सकते हो, तब आप आगे बढ़ सकते हो। को करिकुलम जो एक्टिविटीज है इनको पढ़ाने की बात की गई है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और भी जो ये चीजें हैं इनके वैल्यू को बराबर कर दिया गया। पहले था कि इनके वैल्यू को कम रखते थे और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है, मैथ, साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, इनको हम ज्यादा रखते थे और इनको कम वेटेज देते थे। इनके वेटेज को बढ़ाने की बात की थी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पसंद के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अगर असेसमेंट की बात करें, अभी सुषमा जी ने शायद ये बात बताई थी, ये रिव्यू और असेसमेंट की बात, इसमें पीयर रिव्यू को भी इंक्लूड किया गया है। क्लास में आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आपका क्या लेवल है, आपके जो क्लास के साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनसे भी आपके साथ रिव्यू लिया जाएगा, और प्लस आपके टीचर्स हैं उनके रिव्यू, दोनों को मिला के आपको आपका असेसमेंट किया जाएगा। इसमें स्किल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन सब पे भी बल दिया गया है। इसमें अगर असेसमेंट की अगर एक बार फिर से बात करें तो 2022-23 तक ये जो पीयर असेसमेंट और ये इस असेसमेंट को भी चेंज करने की बात की गई, लेकिन 2022 आ गया। आई डोंट थिंक कि 22-23 तक ये लागू हो पाए।
आगे देखते हैं, अगर करिकुलम की बात करें, पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम वो दूरी होती है जिसके चारों तरफ स्टूडेंट्स, टीचर, वो पूरा स्कूल और पूरा पढ़ाई नाचता है उस दूरी के आसपास। तो अगर एनईपी में चेंज हुआ है तो पाठ्यक्रम में भी चेंज होना लाजमी है, होना चाहिए। तो इसके लिए भी एनसीईआरटी एक फ्रेमवर्क तैयार किया उसने भी, और पाठ्यक्रम नया भी पाठ्यक्रम लागू करने की बात करी जा रही है। अगर इसके कुछ गोल्स की बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट जो गोल्स है उसकी बात करें तो 2035 तक उस इनरोलमेंट के गोल को अचीव करने की बात की। जैसे अगर हम प्राइमरी लेवल पे देखते हैं तो अगर हमारे अगल बगल में 100 बच्चे हैं तो हमारे स्कूल में क्या होता है, 100 बच्चों का एडमिशन लगभग हो जाता है, 100 बच्चों का एडमिशन होता है। लेकिन जैसे वो बच्चे प्राइमरी लेवल पे तो 100% रहते हैं, जैसे वो सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं वो वंचना के शिकार, वंचना मतलब क्या, स्कूल छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, वो क्या करते हैं, वो 100% से अभी वो 50 to 70 60% बहुत हो वहां तक जाके वो अटक जाते हैं, उससे आगे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर वो हायर एजुकेशन में अगर देखें, उसके आगे देखें तो वो 50% तक मतलब उसको अभी लक्ष्य रखा गया है, अभी तो देखा जाए तो 20 से 30% के बीच में छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते नहीं। आप लोग देख लीजिए, हम लोगों में से कितने बच्चों ने हमारे साथ ग्रेजुएशन किया था, पीजी में हम लोग कितने अपने पेड़ हो गए, बहुत लोगों ने छोड़ दिया, लड़कियों की शादी हो गई, लड़कों ने जॉब ज्वाइन कर लिया, जो भी रीजन। तो इस चीज को, ये जो इनरोलमेंट रेशियो, इनको बढ़ाने की बात की है। जैसे प्राइमरी लेवल पे 100 था तो सेकेंडरी लेवल पे इसको 100 करना है, और हायर पे कम से कम 50% इसको जरूर करना है। लैंग्वेज, इसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर बात करें हमारी स्क्रीनिंग वीक 2020 का, तो ये लैंग्वेज है। इसमें ये हमारे मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा। जैसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। आगे भी अगर हमने मदर टंग में किसी चीज़ को सीखा है तो आगे भी दूसरी भाषा में किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे अब समझते हैं अपने लैंग्वेज में, हमें समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि हमारे देश में पहले भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को एक प्लेस दिया गया था, इसको अभी भी कंटिन्यू रखा गया है। लेकिन इसमें क्या किया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में 2 लैंग्वेज हमारे अपने देश की होनी चाहिए, 1 लैंग्वेज फ्रेंच, स्पेनिश कोई भी हो, 1 लैंग्वेज हम फॉरेन लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को इसमें बहुत ज़्यादा वो वेट दिया गया है। ये रीज़न है इसके 3 लैंग्वेज के पीछे, और इसकी क्योंकि हम लोगों ने एक थॉट पढ़ा था कि जो बच्चे एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, सीखते हैं, उनका जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो बहुत अच्छे से होता है अधिक भाषाओं को जानने वाले लोगों का। इसके लिए रखा गया है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, इसमें भी कह दिया गया है कि ये थोपा नहीं जाएगा किसी राज्य सरकार पे, ये राज्य सरकार अपनी मर्जी से चूज कर सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश में अभी पिछले साल अभी इंग्लिश में उसकी जो भी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो दिया जाएगा, तो इसका ये ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, जैसे अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर वो ट्रांसफर होगा तो आंध्र प्रदेश वालों ने इंग्लिश में रखा, बंगाल में बंगाल में रखेंगे, पंजाब में पंजाब में रखेंगे। अगर कोई ट्रांसफर होके जा रहा है तो अभी मान लो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे बच्चे पढ़े पंजाब में, कल होके हमारा ट्रांसफर हो गया आंध्र प्रदेश में, फिर मेरे बच्चे अभी जो अगर बेसिक किसी 3, 4, 5 किसी क्लास में है तो वो क्या करेंगे, अभी पंजाबी से शिफ्ट होके क्या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भी है उसमें शिफ्ट होगी। तो ये इसका बहुत बड़ा लैंग्वेज में ड्रॉबैक्स आ रहा है। हाँ, एक चीज और, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक हो जाएगा। जैसे प्राइवेट स्कूल्स जो है वो क्या करेंगी, मैक्सिमम मेनली कोशिश करेंगी इंग्लिश को अपने प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में सेलेक्ट करने के, पढ़ाने का, क्योंकि थोपा तो क्या नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स होंगी वो अपने लैंग्वेज, गवर्नमेंट में एक जो हमारे राज्य की भाषा है कुछ ऐसा, उसको हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे समाज 2 सेक्शन में बढ़ जाएगा, एक प्राइवेट वाले जो पढ़े जिनका इंग्लिश अलग है, और एक जिन्होंने अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई है। इसके बाद आगे का एजुकेशन को देखते हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे फील्ड आज भी है जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, बहुत सारे साइंस, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। वहाँ पे इंग्लिश के बिना आज भी काम नहीं चलेगा, तो इसमें हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ विषयों में, और हमारा समाज को 2 दूरी में बटेगा। अगर कॉलेज में अगर कॉलेज में एडमिशन की बात करें, आगे एडमिशन कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए जो हमारे एनईपी में कहा गया है, तो इसके लिए एक इंट्रेंस टेस्ट की बात की गई, कॉलेज एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा
कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जो देश के सभी यूनिवर्सिटीज में लागू करके फिर से एक यहाँ पे ड्रॉ कि वो सारी यूनिवर्सिटीज पे थोपा नहीं जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो अपनी तरफ अलग से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा सकती है और उसके थ्रू वो एडमिशन ले सकती है। तो एक ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, लेकिन इसमें ये भी साल में 2 बार होगा। अगर आपका इसमें मार्क्स अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट वाले में देखें आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे लीगल पढ़ाई, कानून की पढ़ाई है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इनके लिए अलग इंजीनियरिंग टेस्ट होगा, उसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं। लगभग जितने भी कॉलेज हमारे देश में है उनको 15 सालों के अंदर एक ऑटोनॉमी स्वायत्तता देने की कोशिश कर रही है, उनको दी जाएगी। जैसे अभी तक वो किसी न किसी से एफिलिएटेड होते थे दूर दराज के कॉलेज से, तो उनको ये नहीं, उनको अगले 15 साल तक एक ऑटोनॉमी दी जाएगी। वो खुद से टेस्ट से लेके रिजल्ट डिग्री तक का काम वो खुद से कर सके, इसकी बात की गई है। हाँ, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की है। जैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी फिक्स कॉमर्स के लिए वो फेमस है, वहाँ पे सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई, तो वो नहीं, वहाँ ह्यूमैनिटी की भी पढ़ाई है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई है हमारे देश में, जो अभी लागू अभी हुई नहीं है, बट होने की बात है, लगभग खत्म ही है। हाँ, एक और पॉइंट दिया गया कि हर एक जिला में, अगर हर एक जिला में पॉसिबल नहीं है तो पास के भी 2-4 जिलों को मिला के एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इसका भी लक्ष्य रखा गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो हायर एजुकेशन को भारतीय भाषाओं में या फिर लोकल लैंग्वेज में भी करने की कोशिश करी जाए, कि ऐसा नहीं है कि हमने बेसिक एजुकेशन अगर प्राइमरी एजुकेशन अगर लिया है मदर टंग में तो आगे के एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, उसको भी उसमें ट्रांसफॉर्म करने की बात की जाएगी। हाँ, एक रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने की बात की गई है। यहाँ पे अगर हायर एजुकेशन की बात करें, जैसे ये मेडिकल वगैरह की अगर बात करें, तो एक उसके लिए जो रेगुलेटर होगा उसका एक थीम होगा जिसको हम कहेंगे लाइट बट टाइट। मतलब रेगुलेट करने के लिए तो संस्था एक होगी जो इन सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी, लेकिन वो पूर्णतः वैध, दक्ष और अपने आप में पढ़े, इस चीज को इसमें रखा गया है। हाँ, 4 इयर्स कोर्स की अगर बात करें तो इन्होंने सबने तो बताया ही कि 4 इयर्स का जो डिग्री कोर्स होगा हमारा ग्रेजुएशन का, अगर 1 साल करते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा, 3 साल करते हैं तो बैचलर्स डिग्री, 4 साल करते हैं तो बैचलर्स विद रिसर्च मिलेगा। एक चीज़ और कर दिया गया है कि एमफिल को खत्म कर दिया गया। जैसे अभी तक हम क्या करते थे कि अगर बीए है तो बीए के बाद एमए किया, एमफिल किया, जैसे एमफिल और बीए, एमएड और बीए के बीच में एक टूल जैसा कह सकते हैं रिसर्च के लिए, तो इसको खत्म कर दिया गया। 4 साल का अभी आप बीए करते हो तो 1 साल का एमए पढ़ोगे और डायरेक्ट पीएचडी में आपका एडमिशन होगा। अगर आपने 3 साल का बीए किया, दैट मींस अगर आपने बैचलर्स का लिया सर्टिफिकेट तो आप 3 साल का बीए करोगे, 1 साल का एमए पढ़ोगे, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन होगा। पहले के देशों में ये चीज़ लागू थी, लेकिन अब हमारे देश में इस चीज़ को लागू किया गया है। इसका अगर एक ड्रॉबैक की बात करें तो एक ड्रॉबैक है कि अच्छे, हाँ, इसमें सब्जेक्ट चूज का भी ऑप्शन है। फर्स्ट ईयर में आपने हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री में मन नहीं लगा तो नेक्स्ट ईयर में मैथ्स में चले जाओ, ये भी हो सकता है। एक ड्रॉबैक इसका ये है कि बच्चों की कंटिन्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए क्या है, 1 साल तो पढ़ ही लिया, एक सर्टिफिकेट तो मिल ही गया, नेक्स्ट को छोड़ देते हैं कंटिन्यूटी। एक इसका प्लस पॉइंट है कि बैंक ऑफ क्रेडिट आएगा। बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब मान लीजिए पूरे कोर्स में हमारा 40 अंक का क्रेडिट था, तो 1 साल की पढ़ाई करें तो 10 अंक का क्रेडिट हम लोग देंगे। मैं हूं ना फिल्म देखी हम लोगों ने, मैं हूं ना फिल्म में शाहरुख खान बैंक ऑफ क्रेडिट का यूज करता है, वो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में लागू होती है और वो फिर अगले 5 साल बाद पढ़ाई करते हैं। तो अगर हम 5 साल बाद अगर पढ़ाई करने जाते हैं तो वो 40 में से 10 क्रेडिट जो ले लिया था वो भी हमारे इसमें मिलेगा और अगला 30 क्रेडिट हम लेके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। ये सर बस हो गया। हाँ, एक चीज़ और, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी भारत में आके अपना शिक्षा प्रदान करने का दिया गया है, लेकिन इसकी भी एक कमी होगी कि जैसे अभी तक जो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो ग्रांट फंडेड थी, अब वो लोन फंडेड, उनका फीस आता होगा, वो अपने ढंग से जो इंटरेस्ट टेस्ट है, जो भी चीज़ें वो कंडक्ट करना है, तो
अब स्टूडेंट्स लोन पे ज़्यादा डिपेंड हैं। जो अभी तक होता था ना सार्वजनिक चीज़ें, वो सार्वजनिक चीज़ें कम हो जाएगी और प्राइवेटाइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। शिक्षा में ये चीज़ आ सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आने से। हो सकता है कि हमारा जो अभी तक अंग्रेज चले गए लेकिन छाप छोड़ गए, अभी तक जो हम अपने देश के पीछे हटते हैं ना, कल भी मैक्सिमम बच्चे कोशिश करेंगे जो विदेशों की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, हमारा एडमिशन उसमें हो और हम उसमें पढ़े, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू भी कम हो जाए। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात की गई है, चाहे वो असेसमेंट हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या मैनेजमेंट हो, सब में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात की। इसके लिए नेशनल एजुकेशन नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की गई। दिव्यांगों के लिए अलग से एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, वर्चुअल लैब्स बनाए गए हैं, ऑनलाइन असेसमेंट की बात की गई है। हाँ, पैंडेमिक जैसे सिचुएशन से भी निपटने के लिए इसमें बात कही गई है। इसमें कुछ ऐसे ऑनलाइन चीज़ों का व्यवस्था किया गया है और 21वीं शताब्दी में चैलेंजेस आ रहे हैं, खास करके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको डील करने की बात की गई है। अगर और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, शिक्षकों पे बल। पहले प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षकों की जो वैल्यू होती थी, आज वो बहुत कम। तो शिक्षक को फिर से समाज में वही इज्जत, वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए बात की गई है। इसके लिए टीचर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक टेट या सीटेट जो भी आयोजित करवाया तो उसकी उनका साथ साथ इंटरव्यू भी उसमें लगाया गया है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आप मातृभाषा में कर सकते हो कि नहीं, इस चीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया है ताकि शिक्षक दक्ष हो, ताकि, और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल के लिए हुई है, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा